देखिए, अगर हम सहसंबंध की बात करें तो सहसंबंध एक प्रकार का सांख्यिकी माप होता है, एक प्रकार का गणितीय माप होता है जो कि द्विचरीय विश्लेषण पर आधारित होता है। और इसका सीधा संबंध होता है जब एक श्रेणी में परिवर्तन होता है तो दूसरी श्रेणी पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कारण और प्रभाव को ज्ञात करने के लिए जो संबंध क्रिएट होता है उसी संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें तो इसे हम सहसंबंध कहते हैं और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सह का मतलब होता है साथ साथ, संबंध का मतलब होता है रिलेशन, यानी उसका रिश्ता। अगर एक श्रेणी में परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ दूसरी में क्या प्रभाव पड़ा, यानी कारण और प्रभाव का जो संबंध होता है वही से संबंध कहलाता है। यहाँ पर जिस श्रेणी की वजह से ये कारण क्रिएट होता है उसको हम स्वतंत्र चर कहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र होती है, और उसी वजह से जिस पर ये प्रभाव देखने को मिला उसे हम आश्रित चर कहते हैं। आपने देखा होगा जब कीमतें बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, आय बढ़ती है तो खर्चे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा लंबे माता पिताओं की संतान लंबी होती है, सुंदर माता पिताओं की संतान सुंदर होती है। और आपने देखा होगा जब गर्मी बढ़ती है तो तापमान बढ़ता है, जब सर्दी बढ़ती है तो तापमान घटता है। कहीं न कहीं एक का संबंध दूसरे से हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए हम बात करते हैं सहसंबंध के बारे में। पिछले अध्याय में अगर हम बात करें तो हमने विभिन्न सांख्यिकी श्रेणियों के बारे में बात करी, जैसे हमने केंद्रीय प्रवृत्ति माप के बारे में बात करी, अपकिरण के माप के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे द्विचरीय सांख्यिकी विश्लेषण के बारे में, क्योंकि दैनिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में इसका काफी महत्वपूर्ण संबंध है। और इसके आधार पर पता लगा सकते हैं कि जब एक श्रेणी में कोई परिवर्तन हो तो दूसरे पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। व्यापारिक क्षेत्र में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। उद्योगपति, व्यापारी, मैन्युफैक्चरर इसी के आधार पर प्रोडक्शन का काम करते हैं, विपणन का काम करते हैं, विक्रय का काम करते हैं। उत्पादन बढ़ने से उसका, जैसे आपने देखा होगा किसी वस्तु का उत्पादन ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। तो पूर्ति और मांग का भी संबंध होता है, पूर्ति और कीमत का भी संबंध होता है। और ऐसे हमने देखा कि सुंदर माता पिताओं की संतान सुंदर होती है, लंबे माता पिताओं की संतान लंबी होती है, युवा पतियों की पत्नियां युवा होती है। तो कहीं ना कहीं एक का संबंध दूसरे से हमें देखने को मिलता है, और इसी संबंध को ज्ञात करने के लिए सहसंबंध की गणना की जाती है। साथ ही यहाँ ये भी देखा जाता है कि अगर एक में परिवर्तन हो तो दूसरे में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, किस दिशा में हुआ, किस मात्रा में हुआ। इसी के लिए द्विचरीय सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है और इसी के लिए सहसंबंध की गणना की जाती है। सहसंबंध की अगर हम बात करें तो सहसंबंध एक प्रकार का विवरणात्मक सांख्यिकी विश्लेषण होता है जो दो चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को ज्ञात करता है, उसका विवरण बता सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दो समंग श्रेणियों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक श्रेणी से समंग श्रेणी में परिवर्तन होने से दूसरी में उसी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में क्या हो, परिवर्तन हो। उस प्रकार की गणितीय माप को ही हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि सहसंबंध एक प्रकार का गणितीय माप है जो कि द्विचरीय सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित होता है। यहाँ अगर हम बात करें तो सहसंबंध का सीधा सीधा संबंध है कारण परिणाम के संबंध से, यानी कारण और प्रभाव देखा जाता है सहसंबंध के अंतर्गत। दो समंग श्रेणी के मध्य सहसंबंध उसी दिशा में सार्थक माना जाएगा जब उन दोनों श्रेणियों में परस्पर कारण और परिणाम का संबंध विद्यमान हो। यानी अगर एक में परिवर्तन हो रहा है तो उसके प्रभाव से दूसरे में क्या प्रभाव पड़ा। अगर दूसरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो यहाँ सहसंबंध का अभाव माना जाएगा, यानी सहसंबंध अपने आप में वहां पे निरर्थक माना जाएगा। तो सहसंबंध तभी सार्थक होता है जब एक में परिवर्तन होने से दूसरे में परिवर्तन हो। हालांकि ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, घटते क्रम में भी हो सकता है, लेकिन परिवर्तन होता है तो यहाँ पे सहसंबंध सार्थक माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बात करेंगे सहसंबंध के कारण और प्रभाव के बारे में। जैसे आपने देखा होगा आय में वृद्धि होने से खर्चों में वृद्धि होती है, आपने देखा मूल्य में वृद्धि होने से मांग में कमी होती है, आपने देखा होगा वाहनों की संख्या बढ़ने से एक्सीडेंटों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक में परिवर्तन होने से दूसरे में इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, और इसीलिए सहसंबंध की गणना की जाती है। कारण एवं प्रभाव के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कारण अपने आप में एक स्वतंत्र चर है जबकि प्रभाव अपने आप में एक आश्रित चर होता है। यानी एक श्रेणी के परिवर्तन के कारण दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ा वह श्रेणी आश्रित श्रेणी कहलाएगी और उसके मूल्य आश्रित चर कहलाएंगे। सहसंबंध तभी सार्थक कहा जा सकता है जब दो या दो से अधिक समंग श्रेणियों में कारण कार्य संबंध विद्यमान हो। ये संबंध अगर विद्यमान नहीं है तो सहसंबंध का अभाव माना जाएगा। सहसंबंध दो समूह मालाओं के पारस्परिक संबंध की दिशा एवं मात्रा का विश्लेषण तो करता ही है, लेकिन सहसंबंध की उपस्थिति मात्रा से यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि दोनों संबंध श्रेणियों में आवश्यक रूप से प्रत्यक्ष कार्य कारण संबंध भी है या नहीं है। चलिए कुछ उदाहरण देखते जिससे क्लियर होगा। जैसे अगर हम बात करें कि अमेरिका में अगर हम बात करते हैं कि जैसे भारत में कपड़े का उत्पादन बढ़ रहा है, अमेरिका में दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। अगर मैं कहूँ भारत के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और अमेरिका में उत्पादन वृद्धि हो रही है तो ये सहसंबंध हो गया? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कारण और परिणाम दोनों ही अलग अलग है। क्योंकि कपड़े का दूध से क्या लेना देना और दूध का कपड़े से क्या लेना देना, तो कहीं ना कहीं कारण और प्रभाव के संबंध के आधार पर हमें उनके वास्तविक संबंध को भी देखना होगा कि दूध का कपड़े से संबंध है या नहीं है, कपड़े का दूध से संबंध है या नहीं है। हाँ, अगर हम दूध से मात्रा का उत्पादन देखें, प्रोडक्शन का देखें तो अलग बात है। तो देखिए बच्चों की दो समंग श्रेणियों में उच्च स्तरीय सहसंबंध होना, यहाँ पर कपड़े में भी वृद्धि हो रही है
और दुग्ध उत्पादन वृद्धि हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ कारण परिणाम में संबंध नहीं है, इसलिए ये सहसंबंध नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें कि आपने देखा होगा जमा राशि बैंक में बढ़ती जा रही है, एक तरफ से कस्टमर अपनी बचतों को बढ़ा जमा कर, दूसरी तरफ बैंक ऋण देने में वृद्धि कर रहा है, तो यह जमा का ऋण से कोई संबंध नहीं है। तो कहीं ना कहीं कारण और प्रभाव का संबंध अगर नहीं विद्यमान है तो वहां से संबंध नहीं होगा। तो ये कुछ उदाहरण जिससे हमें पता चलता है कि से संबंध है या नहीं है। वही दोनों चर मूल्यों में अन्य किसी तीसरे कारण को अगर हम देख ले, जैसे कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, टेलीफोन की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और उपभोक्ता की आय बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर कारण प्रभाव के संबंध एक दूसरे को नहीं मैच खाते। तो कहीं ना कहीं संबंध के आधार पर ही हम से संबंध की गणना करते हैं। कई बार हमने देखा होगा देव योग संयोग से भी हमें कई संबंध हमें देखने को मिलता है, लेकिन तार्किक रूप से यह से संबंध का स्पष्ट मान नहीं होगा। चलिए बात करते हैं सहसंबंध की। इसी आधार पर कुछ दोष, कुछ कमियां, क्या क्या इसकी सीमाएं, उस पर हम बात करते हैं। सहसंबंध से दो श्रेणियों में किस प्रकार का और कितनी मात्रा में संबंध है, इसकी जानकारी तो मिलती है, परंतु एक श्रेणी के किसी मूल्य के आधार पर दूसरी श्रेणी के तत्संबंधी मूल्य का सर्वोत्तम मान हम नहीं लगा सकते। हम दिशा पता लगा सकते हैं, उसका माप पता लगा सकते हैं, लेकिन एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी के मध्य जो संबंध है उन मूल्यों का माप हम पता नहीं लगा सकते। सहसंबंध मूल और अनुपात में परिवर्तन को नहीं ज्ञात कर सकता, इसके प्रभाव को नहीं, इस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी दो श्रेणी के मध्य निरर्थक सहसंबंध भी हो सकता है, जैसे सीमेंट के विभिन्न वर्षों में उत्पादन और महाविद्यालय में उन वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या में कमी होना, वृद्धि होना। तो ये अगर हम कहें कि ये धनात्मक सहसंबंध है या ऋणात्मक, तो यह संबंध होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग विश्लेषण है, अलग अलग श्रेणियां हैं। चलिए तो अब बात करते हैं सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध की अगर हम बात करें तो सहसंबंध के प्रकार को तीन भागों में बांटा है, परिवर्तन की दिशा के आधार पर, परिवर्तन के अनुपात के आधार पर और चरों की संख्या के आधार पर। बच्चों अगर हम बात करें तो परिवर्तन की दिशा के आधार पर सहसंबंध दो प्रकार का होता है, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, यानी धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। उसी प्रकार अगर परिवर्तन के अनुपात के आधार पर बात करें, अगर ग्राफ पेपर में इसको अगर हम दर्शाए तो ये भी दो प्रकार का हो सकता है, रेखीय सहसंबंध और वक्र रेखीय सहसंबंध। और अगर हम चरों की संख्या के आधार पर बात करें तो ये आंशिक सहसंबंध भी हो सकता है, बहुगुणित सहसंबंध भी हो सकता है और सरल सहसंबंध भी हो सकता है। चलिए एक एक को विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सहसंबंध के प्रकार में, हम बात करते हैं परिवर्तन की दिशा के आधार पर। देखिए धनात्मक सहसंबंध का मतलब है कि अगर एक श्रेणी में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरी में भी उसी दिशा में परिवर्तन होता है, तो ये धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। जैसे x श्रेणी में अगर वृद्धि हो रही है तो y में भी वृद्धि हो रही है, अगर वो उसी दिशा में बढ़ रहा है तो यहाँ पर धनात्मक सहसंबंध है। अगर x में गिरावट हो रही है और y में भी गिरावट हो रही है तो यहाँ पर भी क्या है, धनात्मक सहसंबंध है। लेकिन अगर x में वृद्धि हो रही है और y में गिरावट हो रही है तो ये ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। तो धनात्मक सहसंबंध का मतलब है कि दोनों श्रेणियों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटे, लेकिन दोनों अगर विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं तो सहगमन कर रहे हैं तो वहां पर ऋणात्मक सहसंबंध होगा। तो इसी तरह अगर हम बात करें ऋणात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं, जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो, यानी एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे कीमतों में वृद्धि होने से मांग में कमी होना, तो ये कैसा सहसंबंध है, ऋणात्मक सहसंबंध है। अब बात करते हैं परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर। जब दो चरों के मध्य जब परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन की दिशा को जब ग्राफ पेपर में दर्शाया जाता है, ग्राफ पेपर में दर्शाने पर अगर उसे रेखा खींचती है तो उसे हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं, और अगर उसमें वक्र बनता है तो उसे वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें दो चर मूल्यों में परिवर्तन के अनुपात अलग अलग होता है तो उसे हम वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर x में 10% वृद्धि हो रही है और y में भी 10% कमी हो रही है तो यहाँ पर एक रेखा बनेगी इसी तरह से, तो ये रेखीय सहसंबंध है। लेकिन अगर 10% वृद्धि हो रही है और y में केवल 3% कमी हो रही है तो यहाँ पर रेखा नहीं बनेगी, यहाँ पे एक वक्र बनेगा यू आकार का, तो इसे कहेंगे वक्र रेखीय सहसंबंध। तो पॉइंट ये हुआ कि सहसंबंध तो है, लेकिन सहसंबंध में अनुपात अलग अलग हो, कारण और प्रभाव का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग हो, और उससे अगर रेखा नहीं बनती है और एक वक्र बनता है तो उसे हम वक्र रेखीय सहसंबंध कहेंगे, और अगर रेखा बनती है ग्राफ पेपर में तो उसे रेखीय सहसंबंध कहेंगे। तो इसे दर्शाया जाता है ग्राफ पेपर के माध्यम से, और इसी से हम पता लगा सकते हैं कि परिवर्तन की दिशा किस ओर है। चलिए चरों की संख्या के आधार पर हम बात करें तो सरल सहसंबंध। सरल सहसंबंध की अगर बात करें तो ये दो श्रेणियों से रिलेटेड है। जब एक श्रेणी आश्रित श्रेणी हो और एक श्रेणी स्वतंत्र श्रेणी हो, और जब उसका हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो उसे हम सरल सहसंबंध कहते हैं। जैसे आयु का, वजन का सहसंबंध सरल सहसंबंध कहलाएगा। इसी प्रकार बात करें बहुगुणित सहसंबंध, जब दो या दो से अधिक चर मूल्यों के मध्य अगर हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो उसे हम बहुगुणित सहसंबंध कहते हैं, यानी मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। इसमें स्वतंत्र श्रेणी एक से अधिक हो सकती है लेकिन आश्रित श्रेणी एक ही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र बहुगुणित सहसंबंध। जैसे वर्षा और खाद ये अपने आप में स्वतंत्र है, खाद और वर्षा अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन कपास की उपज आश्रित है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, बहुगुणित सहसंबंध। यानी बहुगुणित सहसंबंध का मतलब है कि इसमें एक श्रेणी भी आश्रित, एक श्रेणी स्वतंत्र हो, दूसरी भी स्वतंत्र हो, लेकिन तीसरी उसमें क्या हो, आश्रित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुगुणित सहसंबंध। जैसे यहाँ पे वर्षा है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, खाद अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन उपज जो है वो स्वतंत्र नहीं है या आश्रित है।
यानी वर्षा ज्यादा होती है, खाद अच्छी डलती है तो उपज भी बढ़ेगी। अगर वर्षा कम होती है, खाद कम डलती है तो उपज कम होगी। या वर्षा और खाद में अगर ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र है, इन दोनों से किस पे प्रभाव पड़ता है? हमेशा उपज में पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों कारण है और ये दोनों प्रभाव है। अगर आपने खाद उच्च गुणवत्ता की नहीं डाली, खराब डाल दी, तो आपकी उपज बिगड़ भी सकती है। इसका मतलब ये दोनों स्वतंत्र है और ये आश्रित चर है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें दो या दो से अधिक श्रेणियों की गणना की जाती है उसे बहुगुणित से संबंध कहते हैं। लेकिन उसमें दो श्रेणियां स्वतंत्र हो और एक श्रेणी जो आश्रित हो उसे हम बहुगुणित से संबंध कहते हैं। इसी प्रकार बात करें आंशिक से संबंध बारे में, इसमें भी दो या दो से अधिक श्रेणियां दी होती है, लेकिन इसमें एक स्वतंत्र दूसरी आश्रित होना जरूरी है। वही अन्य स्वतंत्र श्रेणी को स्थिर मान लिया जाता है कि अगली क्या है? स्थिर है। यानी एक स्वतंत्र हो, एक आश्रित हो और एक स्थिर हो, तो ऐसी श्रेणी का जब सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे आंशिक सहसंबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आंशिक सहसंबंध कहते हैं। जैसे हमने वर्षा को स्थिर मान लिया और खाद को हमने क्या मान लिया? स्वतंत्र मान लिया, और कपास की उपज को हमने क्या मान लिया? आश्रित मान लिया। जैसे मान लीजिए वर्षा ईयरली 125 सेंटीमीटर होती है, ये हमने फिक्स कर लिया। इस बार भी 125 सेंटीमीटर, अगली बार भी 125 हो रही है, यानी इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी। लेकिन हमने खाद की मात्रा को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो ये अपने आप में स्थिर है, ये स्वतंत्र है और ये आश्रित है। तो जब एक स्वतंत्र हो, एक आश्रित हो और एक स्वतंत्र हो, एक स्थिर हो, जैसे हमने वर्षा को स्थिर रख लिया, एक स्वतंत्र हो और एक कौन सी हो? आश्रित हो, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहेंगे? आंशिक सहसंबंध कहेंगे। तो इस तरह से सहसंबंध को अगर हम बात करें तो चर मूल्य के आधार पर तीन प्रकार की होती है: सरल सहसंबंध, बहुगुणित सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है सरल सहसंबंध में अगर हम बात करें तो इसमें दो ही श्रेणी होती है, जिसमें एक स्वतंत्र होती है, एक आश्रित होती है। और अगर हम बात करें बहुगुणित सहसंबंध में तो इसमें दो स्वतंत्र, एक आश्रित होती है। और सरल आंशिक सहसंबंध की बात करें तो इसमें एक स्वतंत्र, एक स्थिर और एक आश्रित होती है। ये दो से अधिक श्रेणियों पर विद्यमान होता है। चलिए अब सहसंबंध के परिमाण की बात करते हैं, सहसंबंध की मात्रा पे बात करते हैं। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा सहसंबंध का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है और जीरो से कम नहीं होता है। यानी ये माइनस में जा सकता है या प्लस में जा सकता है। यानी यहाँ इसका मान -1 से +1 तक होता है, यानी 0 से 1 के मध्य का होता है। इसे हम सहसंबंध का परिमाण यानी सहसंबंध की मात्रा या सहसंबंध का माप कहते हैं। रेखीय सहसंबंध के परिमाण को मापने के लिए हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। यह गुणांक कभी +1 और -1 से कम नहीं जाएगा। यानी इसे मैं क्लियर करना चाहूंगा, सहसंबंध नहीं होता है, वहां पे अभाव होगा। अगर आपका मान अगर एक श्रेणी परिवर्तन होने से दूसरी में कोई प्रभाव नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं सहसंबंध का अभाव। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सहसंबंध का अभाव कहते हैं। अगर पूर्ण सहसंबंध परिवर्तन हो रहा है, यानी एक में परिवर्तन से दूसरे में उसी दिशा में हो रहा है, तो उसे हम पूर्ण सहसंबंध कहेंगे, जिसे हम +1 से दर्शाएंगे। इसे हम पूर्ण सहसंबंध कहते हैं। और अगर एक श्रेणी में कमी हो रही है, एक श्रेणी में क्या हो रही है? कमी हो रही है, और दूसरी में वृद्धि हो रही है, उसके विपरीत दिशा में हो रहा है, तो उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे उसी दिशा में। तो ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, सहसंबंध का मान कभी भी एक से अधिक नहीं आ सकता। हालांकि ये +1 में भी आ सकता है और -1 में भी आ सकता है। ठीक है, -1 में भी आ सकता है। तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम क्या कहेंगे? सहसंबंध का सीमित परिमाण कहेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर एक श्रेणी में परिवर्तन हो रहा है, दूसरी में उसी दिशा में हो रहा है, उसी अनुपात में हो रहा है, तो यह धनात्मक होगा। अगर एक में दिशा परिवर्तन हो रहा है, दूसरे में उसके विपरीत अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम ऋणात्मक कहेंगे। और अगर एक में परिवर्तन होने से दूसरे में कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उसे हम सहसंबंध का अभाव कहेंगे। तो सहसंबंध का मान +1 से -1 तक का होता है, यही सहसंबंध का सीमित परिमाण कहलाता है, यही सहसंबंध का मान कहलाता है। और जहाँ सहसंबंध का मान नहीं होता है वहां सहसंबंध का अभाव होता है और उसे हम शून्य से दर्शाते हैं। व्यवहारिक जीवन में प्राय पूर्ण सहसंबंध या सहसंबंध के पूर्ण अभाव की बीच की स्थिति ही अधिक पाई जाती है। या तो पूर्ण या अभाव, इनके या ना तो हमें पूर्ण देखने को मिलेगा ना अभाव देखने को मिलेगा, यानी बीच की स्थिति हमें ज्यादा देखने को मिलती है। सीमित परिमाण में सहसंबंध का गुणांक 0 से अधिक किंतु 1 से कम आएगा। और अगर सीमित सहसंबंध में अगर हम उच्च, मध्य और निम्न स्तर में हम इसको डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे निम्न और मध्य में अगर हम बात करें तो जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूंगा सहसंबंध नहीं है तो वह 0 होगा। अगर 0 से 0.25 तक है तो ये कहलाएगा निम्न सहसंबंध, ये कहलाएगा निम्न सहसंबंध। और अगर ये 0.75 तक है तो अगर 0.25 से 0.75 है तो इसे मध्यम सहसंबंध कहेंगे। और अगर ये +1 तक है तो ये उच्च सहसंबंध कहलाएगा। इसी प्रकार अगर ऋणात्मक में मान आ रहा है आपका -0.25 आ रहा है तो ये निम्न ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। अगर आपका मान 0.75 तक आ रहा है माइनस में तो ये मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। और अगर आपका -1 आ रहा है तो ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। इसका मतलब सहसंबंध का मान -1 से +1 तक होता है।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझना था, इसी कहते हैं सहसंबंध का सीमित परिमाण। चलिए इधर देखते हैं, इसको टेबल से समझते हैं। तो देखिए पूर्ण सहसंबंध कब आता है, जब +1 आए। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कब होता है, जब -1 आए। उच्च कब आ सकता है, जब 0.75 से +1 तक के आए, बीच का मान है तो ये उच्च धनात्मक कहलाएगा। और अगर -75 से -1 तक आए तो ये उच्च ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। इसे मध्यम कब कहलाएगा, जब 0.25 से 0.75 धनात्मक में रहे तो ये मध्यम कहलाएगा। इसी 0.25 से 0.75 माइनस में ये ऋणात्मक कहलाएगा। इस बार निम्न कब कहलाएगा, जो 0 से 25 तक। इसी बार 0.25 से 0 तक ये, तो ये ऋणात्मक कहलाएगा। और शून्य कब कहलाता है, जब सहसंबंध में कोई प्रभाव नहीं हो, जब एक से नहीं परिवर्तन से दूसरी में कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उसे शून्य ऋणात्मक सहसंबंध कहता है। तो इसी साथ आपको ये टॉपिक समझ में आया। आज हमने जाना सहसंबंध क्या है, तो मैं इसको शॉर्टली आपको क्लियर कर देता हूँ। सहसंबंध एक द्विचरीय सांख्यिक विश्लेषण होता है, एक प्रकार का गणितीय माप होता है, और इसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि अगर एक श्रेणी परिवर्तन होने से तो दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ा, यही ज्ञात करने के लिए सहसंबंध की ज्ञात की जाती है। सहसंबंध में एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है, यानी कारण और प्रभाव का संबंध ही सहसंबंध कहलाता है। वही अगर हम बात करें तो सहसंबंध का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। अगर एक श्रेणी परिवर्तन होने से दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे हम सहसंबंध का अभाव कहते हैं, उसे हम 0 से दर्शाते हैं। अगर एक श्रेणी परिवर्तन होने पर दूसरी में उसी दिशा में परिवर्तन होता है तो उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। अगर एक श्रेणी परिवर्तन होने से उसके विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो उसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। और इसी के आधार पर हम +1 और -1 के आधार पर निकालते हैं। अगर +1 आपका आंसर आ रहा है तो ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। अगर सहसंबंध में विपरीत संबंध है और विपरीत दिशा में बराबर आ रहा है तो उसे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे, जिसे -1 से दर्शाते हैं। तो इसी के साथ हमने बच्चों जाना कि सहसंबंध के प्रकार क्या है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सहसंबंध की गणना के बारे में।